अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तां। कहते हैं रियासत माँ की तरह होती है, बड़ी से बड़ी गलती सरजद हो जाए लेकिन बर वक्त माफी मांग ली जाए, शर्मिंदगी का इजहार कर दिया जाए और दोबारा ऐसा कॉल ऑफ फेल सरजद ना करने का वादा कर लिया जाए तो ये झटपट मान जाती है, बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए गले लगाती है और माफ कर देती है। लेकिन जब बच्चा नाफरमानी पर उतर आए तो रियासत उसको आहनी हाथों निमटने और सख्त सजा देने से भी नहीं हिचकिचाती है ताकि उसके अंजाम को देखकर बाकी इबरत पकड़ें। यही हाल आजकल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और रियासत का है। इमरान खान के यहाँ रियासत के मानी भी उनकी सियासत की तरह पूरी दुनिया से उलट है। वो रियासत को मां मानने की बजाय खुद रियासत के बाप बनने को तुले बैठे हैं। रियासत की मुसलसल नाफरमानी कर रहे हैं और दुश्मन तराजी की हर हद उबूर कर रहे हैं। जो गलतियां सरजद हुई उन पर माफी मांगने के बजाय खुद को रियासत का बाप बनाते हुए बता रहे हैं कि उनकी तनकीद इस्लाह के लिए थी, ठीक वैसे ही जैसे बाप अपने बच्चों की करता है। तहरीक इंसाफ का हर वो रहनुमा जो अपने आप को टक्कर का रहनुमा कहता है 9 मई के वाकयात पर अब नादिम है, उसका बरमला इजहार कर रहा है और सरेआम माफी का तलबगार है। यहां तक कि पार्टी के वकील अली जफर तक अदालत में यह कहने पर मजबूर है कि जो हुआ गलत हुआ और जिन्होंने ये किया उनको करार वाकई सजा होनी चाहिए। अली जैदी हो, फवाद चौधरी हो, वलीद इकबाल हो या दीगर रहनुमा, सभी इबरत पकड़े हुए हैं। बहुत से रहनुमा तो इन वाकयात पर इतने शर्मसार हैं कि पार्टी छोड़ने के साथ ऐसी सियासत से तौबा ही कर चुके हैं। लेकिन बात की जाए इमरान खान की तो वो आज भी पहले दिन की तरह टेढ़े के टेढ़े ही हैं। वो ना तो इन वाकयात की मजम्मत कर रहे हैं, ना ही अपने किए पर नादिम हैं, उल्टा वो रियासत और रियासती इदारों को ही इस सब का मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। उनका तर्ज अमल इतना मुनसिफाना है कि वो अपने कारकुनान के लिए तो एक कहानी घड़ते हैं लेकिन पसे पर्दा सुलह के भी मुतमन्नी है। ये उनके भी मिन्नत तरले कर रहा है जिनके खिलाफ ये शद्दोमत से बैरूनी साजिश का मंजन बेचते रहे। अपने 3.5 बरस के दौरे हुकूमत में उन तमाम दोस्त ममालिक को जिनसे उन्होंने ताल्लुकात बिगाड़े, 9 मई के वाकयात के बाद ये अब उनको बीच बचाव कराने के लिए कह रहे हैं। अकील करीम ढेडी जैसे हमख्याल बिजनेसमैन के जरिए भी मामलात को सुधारने की कोशिश की जा रही है। सदर मुमलिकत ऑफिस भी एक्टिव है, इमरान खान को माफी दिलवाने के लिए आरिफ अलवी मजमून पर मजमून लिख रहे हैं। ये तमाम हरबे सिर्फ इसलिए कारगर साबित नहीं हो रहे कि इमरान खान खुद माफी मांगने को तैयार नहीं, जिस पर अब खुद सदर मुमलिकत भी कहने पर मजबूर है कि इमरान खान को खुलकर 9 मई के वाकयात की मदद और 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। दूसरी जानिब रियासत की बात की जाए तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनके हमदर्दों की लाख कोशिशों के बाद भी हर तरफ नो लिफ्ट का बोर्ड है। रियासत तहैया कर चुकी है कि अब नाफरमान को नाफरमानी की करार वाकई सजा मिलना जरूरी है। उनके नजदीक माफी का वक्त अब बहुत पीछे रह गया है। अब सिर्फ ये तयन करना बाकी है कि कब, कहां और कैसे इस शरपसंदी का सदेबाब करना है, जिसका आगाज गिरफ्तारियों से हो चुका है। पंजाब हुकूमत की शरपसंदी के हवाले से उनको शरपसंदों को हवाले करने के लिए जो दी गई डेडलाइन है वो खत्म हो चुकी है, जिसके बाद जबान पार्क को चारों अतराफ से घेरे में लिया गया है। किसी भी वक्त ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो सकता है। दूसरी जानिब आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी निगरान वजीर आला सैयद मोहसिन रजा नकवी को मिलने वजीर आला हाउस पहुंचे, जहां पर निगरान वजीर आला पंजाब से उनकी मुलाकात हुई है। दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद पेश किए गए हैं। तस्वीर, वीडियोज, मैसेजिंग के सबूत भी शामिल हैं। 9 मई के वाकयात और रियासती रद्दअमल के बाद पीटीआई में जो पतझड़ है वो भी शिद्दत इख्तियार कर गई है। विकटें गिर रही हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, पंछी अपने घोंसले तब्दील कर रहे हैं। आज क्या स्टेटमेंट्स किन लोगों की तरफ से सामने आए हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाता है। तमाम उस एजेंडे का, उस ख्वाब का हिस्सा था जिसके लिए हमने पीटीआई को 13 साल पहले ज्वाइन किया और इसी नजरिए के साथ, तंगदेही के साथ, पूरा अपना दिल लगा के, अपना खून पसीना लगा के जो भी हो सकता था मेरे से, मैंने इस पार्टी के लिए किया। 9 मई के जो वाकयात हुए इस मुल्क के अंदर, उन्होंने मेरे जैसे तमाम लोगों को शॉक कर दिया कि हमने उन्हीं वर्करों के तहत कानून को नाफिज करने की बजाय कानून अपने हाथ में ले लिया। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा एजेंडा है जिसके साथ ना मेरे जैसे लोग कभी थे, ना हैं और ना कभी रह सकते हैं। 3 मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज था, जिसमें सेंट्रल डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, फोकल पर्सन टू चेयरमैन ऑन ट्रेड यूनियन और मेंबर सेंट्रल कोर कमेटी। मैं इन तीनों ओहदों से, पोजीशन से यहाँ आप सबके सामने दस्तबरदार होने का बाकायदा ऐलान करता हूँ। इसके बाद मैं किसी सियासी जमात में जाने के लिए या किसी सियासी ओहदे के लिए या किसी पोजीशन के लिए मैंने ये फैसला हरगिज़ नहीं किया। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। हमारे रिपोर्टर हसनैन औलख ज़मान पाक से हमें ज्वाइन करेंगे, उनकी तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन बुखारी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ज़बान पाक के बाहर जो सिचुएशन कल रात से देखने को मिल रही है और कहा जा रहा था कि 2 बजे की डेडलाइन खत्म हुई तो बस एक क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा, एक ग्रैंड ऑपरेशन क्लीन अप होने जा रहा है, अभी तक ऐसा कुछ देखने में नहीं आया है। नफरी ज़रूर मौजूद है, रास्ते ज़रूर बंद हैं, क्या वाकई कोई ऑपरेशन हो रहा है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि कल से जब से उसका ज़मान पार्क का गिरव किया गया है, 8 लोगों ने वहाँ से फ़रार होने की कोशिश की जो धर लिए गए हैं।
कुछ ने नहर के रास्ते भागने की कोशिश की, कुछ ने सड़क के रास्ते भागने की कोशिश की, लेकिन मुकम्मल तौर पर जिन 30-40 आदमियों का कहा गया था उनकी गिरफ़्तारी अभी बाकी है। 8 बंदे सिर्फ पकड़े गए हैं। लोग वहाँ हैं, मुख्तलिफ गाब्स में हैं, कुछ तो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से हैं जो अपने हुलिये के एतबार से पाकिस्तानी वैसे ही दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी भी एक लिमिटेड तादाद होनी चाहिए ना। ये तो नहीं कि आप 100 बंदा आप सिक्योरिटी के ऊपर आप रख लें और उनकी नेशनलिटी जो है पता चले अफ़गानिस्तान की है। तो एक तो ये सूरत हाल है कि ऑपरेशन के हवाले से इस दफ़ा थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की है पंजाब गवर्नमेंट ने। वो ये कि एक तो जब फैसले किए गए तो वहाँ से जो आम सरकारी मुलाजिम होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, जिस तरह फेडरल कैबिनेट की मीटिंग में हुआ है, और साथ बाकायदा ये अनाउंस किया गया है कि जो स्ट्रेटजी है वो हम सीक्रेट रख रहे हैं, हाउ टू गो अबाउट के अगर वहाँ से उन बंदों को चंद हाई अप्स के दरमियान ये स्ट्रैटेजी है, और मैं समझता हूँ ये एक अच्छी मूव है। ऑपरेशन इज इनएविटेबल। 2 वजह है। एक तो इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि मुझे और मेरे साथ के लोगों को कोई हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं कर सकता। वो मिथ तो टूट गई है। वो तो आपने देख लिया, वो खुद भी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके बेपनाह लोग जो हैं गिरफ्तार हैं जिनका एंड यू स्टिल थिंक ऑपरेशन हैज टू टेक प्लेस। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए फैसला सिर्फ एक ही हुआ है कि गवर्नमेंट की रिट इस्टेब्लिश करनी है, चाहे वो इमरान खान साहब है, चाहे वो बुशरा बेगम है, या कोई भी है। लिहाजा आपने देखा कि उनके तकरीबन जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप है वो तो सारी माशाल्लाह जेल में है, और नोबडी इज़ टू बी ब्लेम्ड, दे आर देमसेल्फ टू बी ब्लेम्ड। देखिए खान साहब ने जो सबसे बड़ी गलती की वो 2 हैं। एक तो ये कि ही स्टार्टेड बिलीविंग हिज ओन प्रोपेगेंडा, जिस तरह जनरल गोएबल्स का प्रोपेगेंडा जो है हिटलर साहब मानते थे। झूठ इतना बोलो कि सच लगने लगे। एग्जैक्टली, नाउ यू हैव समड इट अप। एक गलती उन्होंने ये की। दूसरी गलती उन्होंने ये की कि उनका ख्याल है कि वो भी इस दौर के दूसरे अर्दोगान हैं। लिहाजा जिस तरह अर्दोगान साहब के दौर में फ़ौज के साथ जो सलूक हुआ, आपके सामने की बात है, कल की बात है, मैंने आपने बैठ के देखा था, वो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। उसके अंदर वहाँ पर विद इन द एस्टैब्लिशमेंट भी जुड़ रहा है जो मामला, लेकिन दिस इज़ नॉट द वे टू गो अबाउट इट। आप ज़रा हिस्ट्री तो पढ़े ना अर्दोगान की, हाउ ही स्टार्टेड, क्या क्या किया उसने लोगों के काम किए हैं, उसने अपनी पॉपुलर बेस बनाई है। अभी तो वैसे इंटरेस्टिंगली ज़मान पाक के बाद जो कैंप थे वो भी मौजूद नहीं है। करेक्ट, ये लोग तो भाग गए, तो गिरफ्तार है। देखिए जब पहली दफ़ा हुकूमत की रैत ने काम करना शुरू किया, जिसको रिट कह लें, आप कोई नाम दे लें, जब गिरफ्तारियाँ हुई हैं, आज आप पहचान नहीं सकते कि वही ज़मान पार के जब आप सामने से गुजरे। एक आदमी आपको जैसे मुझे गो एड मिलता है, हसनैन औलख मेरे साथ लाइन पे आते हैं तो मैं दिखाता हूँ कि ज़मान पाक में इस वक्त क्या सिचुएशन मौजूद है। ठीक, मैं आता हूँ जी, मुझे बता रहे हैं कि थोड़ी देर में हसनैन औलख ज्वाइन कर लेंगे। मुझे सर ये बताइए कि इस वक्त जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, आपको लगता है कि इमरान खान साहब भी अपने आप को डिस्टेंस कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो उन्होंने काउंटर एलिगेशन लगाया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज इसके अंदर मुलव्विस थी। अभी तक वो किसी जगह ये कंडेम ना तो कंडेम कर रहे हैं और ना ही वो मान रहे हैं कि उनके अपने लोग थे, और ना ही माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। ऐसा करने के लिए तैयार हो सकते हैं? उन्होंने 2 ऐसी हरकतें की हैं जिससे उनका कद जो है वो कम हुआ है। एक तो उन्होंने पहले बैठ के कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं इन लोगों से जो ये है, और 1 घंटे के बाद वहीं बैठे हुए ये फरमाया कि देखें अगर आपने मुझे गिरफ्तार किया तो वही होगा, डबल रिएक्शन आएगा, वही होगा जो कल हुआ है। तो एक तरफ उनकी ओनरशिप ले रहे हैं, दूसरी तरफ उनको डिनाई कर रहे हैं। अब उनकी ओनरशिप ना लेने की 2 बुनियादी वजह हैं। इसलिए कि अगर ओनरशिप लेते हैं तो एक जुर्म जो उनके किसी भी बंदे ने किया हुआ वो उनके खाते में जाएगा। तो वो इतने डरपोक तो वो हैं कि वो इस पर तो तैयार नहीं है। आप ये देखें, लोगों की माएँ जिनके बच्चे प्रिजन वैन में बैठ के जा रहे हैं, नॉट रेडी टू सरेंडर। आज तो लाहौर हाई कोर्ट के बाहर भी उन बच्चों के वालिदैन ने, बूढ़े वालिदैन ने झोलियां उठा के पता नहीं किसको बददुआएं दी हैं, वो सबने सुना है। भाई साहब इजाजत दे तो हसनैन ने भी ज्वाइन कर लिया। जी हसनैन, आप तक आवाज़ पहुंच रही है, बताइएगा आप ज़मान पाक में इस वक्त है, क्या ज़मान पाक में उसी तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनान बाहर मौजूद है जो कहते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन और हम कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे? आज से पहले भी हमने देखा, क्या वही फजा है या सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल, अगर ज़मान पार्क की बात की जाए रिहान तारक, तो यहाँ पर एक टोटली डिफरेंट सिचुएशन है। यहाँ पर अगर बात की जाए, मेरे को में देखा जा सकता है ये वो मेन दरवाज़ा है जो इमरान खान की रहायशगाह को जाता है। यहाँ पर बिल्कुल कारकुनान मौजूद नहीं है। चारों अतराफ से ज़मान पार्क को जो पुलिस फोर्स है उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। माल रोड से लेकर धर्मपुरा अंडरपास तक पुलिस ने बैरियर्स लगाए हुए हैं, तमाम रास्ते बंद किए हुए हैं आम आवाम के लिए। अगर ठंडी सड़क की बात की जाए, वो 3 जगह पर वहाँ पर बैरियर्स लगाए हुए हैं।
यही सूरत हाल डेविस रोड की और मार रोड की है। और ज़मान पार्क यहाँ पर तारीकी है और सन्नाटे छाए हुए हैं। अगर बात की जाए कारकुनान की, जो कि कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तो ऐसा लग रहा है कि या तो वो अपने कॉलो फेल से फिर गए हैं, अपने जो बात उन्होंने कही थी कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, या फिर वो रेड लाइन कुछ और बन गई है, उनकी अपनी प्रायोरिटी बन गई है कि पहले जान बचाएंगे, बाकी बातें जो हैं वो बाद में करेंगे। तो यहाँ पर जो फिलहाल जो रेड लाइन शायद सिरक गई है, या वो रेड लाइन सिरक गई है, रेड लाइन कहीं इधर उधर हो गई है, या वैसी रेड लाइन बहुत रेड हो गई है। मैं मुझे बताइए कि अगर कुछ भी नहीं है वहां पे, बहुत तारीकी है, और जैसे आप बता रहे हैं कि इस वक्त तो सन्नाटा है, तो फिर ऑपरेशन अगर होना ही है तो फिर देर किस बात की है? अजी, जो डेडलाइन दी गई थी 24 घंटे की गवर्नमेंट की जानिब से, वो इख्तिताम पजीर हो गई है। पुलिस की जो नफरी है वो तमाम चारों अतराफ में तैनात है, लेकिन जो ऑपरेशन है फिलहाल शुरू नहीं किया गया। और पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो पुलिस की जो नफरी है वो तैनात है। और यहाँ पर अगर बात की जाए ऑपरेशन की, तो रेजिस्टेंस भी नहीं है यहाँ पर, ना ही इतने कारकुनान हैं जो रेजिस्ट करेंगे। और मेंटली तौर पर जो खान साहब हैं वो भी इस बात के लिए तैयार नजर आते हैं कि वो उन्होंने सरेंडर कर दिया है। इमरान खान की जानिब से आज सुबह अगर मैं बात बताऊं तो कुछ सहाफ़ियों को अंदर बुलाया गया था जो कि गिने चुने थे, उनको वहां पर अपने घर में बुलाकर सिर्फ वहां पर बाहर का जो सहन है वो दिखाया गया, जी ये देख लें यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो इमरान खान साहब यही चाहते हैं कि आके देख लें, तो फिर अलाउ क्यों नहीं किया जाता, और वो फिर कह क्यों नहीं देते कि जी पुलिस आए आके चेक करे। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। इंटरेस्टिंगली सहाफ़ियों को तो बुलाया दिखाने के लिए, पुलिस वालों को नहीं बुलाया दिखाने के लिए। भाई साहब कह रहे हैं कि हम ख्याल लोगों को बुलाया दिखाने के लिए कि यहाँ पे क्या है, तो फिर पुलिस को बुला लेते या मुतलका काम को क्या, ये आप भी आके देख लें और बड़ा स्मूथली हो जाता। उसमें किस चीज के लिए वो रिलक्टेंट थे? जी हसैन। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए इमरान खान साहब की, तो अब से थोड़ी देर कबल इमरान खान की जानिब से ये फैसला किया गया है कि वो मीडिया से आकर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ज़मान पार्क की सूरत हाल है, पुलिस की जानिब से जो ऑपरेशन है वो ऐसा लग नहीं रहा कि वो भी थोड़े रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। जो इमरान खान साहब हैं वो भी मेंटली तौर पर ये तैयार हैं कि किसी तरह से मैं सहाफ़ियों को दिखाऊँ और एक सॉफ्ट इमेज जो है वो सामने रखा जाए पब्लिक के। ये देखें कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, मैंने सहाफ़ियों को भी बुलाया है और गलत बयानी हो रही है कि यहाँ पर कुछ मुस्तबा अफराद हैं जो कि छुपे हुए हैं। लेकिन मेंटली तौर पर इमरान खान इस बात के लिए रेडी नहीं है। ना ही जो सहाफ़ी अंदर बुलाए गए थे उनको वहाँ पर प्रॉपर कमरों में दिखाया गया या पीछे भी, और बताया ये भी जा रहा है, ज़राए का ये कहना है कि पीछे भी कुछ 5 से 10 घर ऐसे हैं जहाँ पर जो कुछ पीटीआई के कारकुनान हैं या फिर कुछ ऐसे मुश्तबा अफराद जो हो सकते हैं उनको पीछे से रखे जाने की इतलात भी हो सकती हैं। और जो ऑपरेशन की सूरत हाल है यहाँ पर अभी तक तो ऐसे कोई होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना ही यहाँ पर कारकुनान है ना ही यहाँ पर रेजिस्टेंस। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन औलख आपका अपडेट करने के लिए। बुखारी साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो लग रहा है कि जितनी बड़ी नफरी वहां पर मौजूद है, कारकुनान है, कोई नहीं, रिटेलिएशन रेजिस्टेंस का कोई एक्सपेक्टेशन दूर दूर तक नहीं है, तो ये भी इमरान खान साहब को टेस्ट ही कर रहे हैं। या वो कहते हैं ना कि दौड़ा दौड़ा के जो है ना वो थकाना मकसूद है। मेरे ख्याल से आपने थोड़ा सा सादा लफ्ज़ इस्तेमाल किए, ये है थका थका के डराना मकसूद, और वो थका थका के डरा दिया उन्होंने। वो अगर इस लेवल पर आ गए हैं, चाहे हम ख्याल सही, लेकिन सहाफ़ियों को बुला बुला करें देखो यार रहते तो कोई नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चेंज है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब इमरान खान साहब को पता ये चल गया है कि दिस इज़ ए क्वेश्चन ऑफ माई नेक नाउ। देखिए, एक दफ़ा गिरफ्तारी हो चुकी है, दूसरी दफ़ा गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने वो तमाशा लगाया, और तीसरी सूरत हाल ये है कि अब वहाँ ज़मान पार्क के बाहर खड़ा होने के लिए वर्कर मौजूद नहीं है। हसनैन कहते हैं जी सरेंडर कर दिया, लेकिन मतलब सरेंडर तो अभी इमरान खान साहब करते हुए उस तरह से दिखाई नहीं देते। देखिए, उनके सबमिट करें, माफ़ी मांगे, कहे कि जी माफ़ करते हो, मतलब कोई इस तरह की कोई नहीं, वो इस तरह की चीज़ें। ये जो अकील डैडी वाला ड्रामा आपने देखा मेरे साथ बैठ के मेरे कमरे में, ये ड्रामा है, ये एनआरओ मांग रहे हैं अब इमरान खान साहब इन बिजनेसमैनों के थ्रू, वरना क्या ख्वाब आया है, कोई बिशारत आई है उनको सेफ एग्जिट दें, बाहर जाना चाहते हैं। ये नहीं मुझे पता कि वो क्या मांग रहे हैं, लेकिन ये वो ज़रूर मांग रहे हैं कि हुकूमत से क्या मेरी जान छोड़े। ये मतलब है क्या अजाब शुरू हो गया, जान छूट जाएगी बुखारी साहब? मुश्किल है। वो मैंने कहा ना कि वो लाल पीली नीली काली सारी डेडलाइनें क्रॉस हो गई हैं, और मुखासमत का ये हाल है कि अकील करीम डैडी को बाकायदा शट अप कॉल दी गई है GHQ की तरफ से। रियासत माँ जैसी होती है, मैंने इब्तिदा में कहा, और माँ के गिरेबान से पकड़े तो बाप बन जाती है। यानी अब रियासत के हाँ भी कोई नरम कोशा नहीं है इमरान खान के लिए, होना भी नहीं है, भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। इमरान खान को पॉलिटिकली एलिमिनेट कर दिया जाएगा? देखिए, ये उनके फैसलों पर है। अगर तो वो अभी भी रिकनसाइल करना चाहते हैं, अगर वो अपनी पोजीशन से पीछे हटना चाहते हैं, अगर वो ग्राउंड रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो गुंजाइश मौजूद है, लेकिन आंखें दिखा के नहीं।
वो जो चंद हफ्ते बट यू स्टिल थिंक कि गुंजाइश है? एब्सोल्युटली, कौन कहता है गुंजाइश नहीं होती, लेकिन आपको अपनी पोजीशन से फिर हटना पड़ता है बहुत, और अगर इमरान खान साहब हटेंगे तो रहेंगे कहीं के नहीं। और इमरान खान साहब हटेंगे और पीछे देखेंगे तो पीछे क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। सीरियस साहब, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे। गुंजाइश मौजूद होती है लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही, और अगर इमरान खान साहब पीछे मुड़ेंगे तो फिर किसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि राइट लेफ्ट भी पत्ते बड़ी तेज़ी से झड़ते चले जा रहे हैं। क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरान वज़ीर आला पंजाब की, क्या वाकई शवाहिद रखे गए और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन होने जा रही है? इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 9 मई के रोज जो कुछ हुआ, पीटीआई को शायद इस बात का इदराक नहीं था कि वो इस तरह से बैकफायर करेगा, बाउंस बैक करेगा या अल्टीमेटली रिएक्शन आएगा। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अब खुद को पीटीआई से डिस्टेंस कर रहे हैं। आज भी 2 विकेटें गिरी हैं। एक मलिक अमीन असलम की है जो वजीर आजम के साबिक वजीर आजम इमरान खान के माविन खुसूसी थे और माहौलियात के ऊपर बहुत काम किया था। दूसरी विकेट गिरी है डॉक्टर अमजद की जो एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात थे। दोनों के बाद आज मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी मजम्मती बयान जारी किए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्तान से भी देखने में आई, वो क्या थी जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। 9 मई को जो हादसा, मैं उसे हादसा कहूंगा, पेश आया पाकिस्तान के साथ, आर्मी तंसीबात को निशाना बनाया गया, हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। 9 मई को जो कुछ हमारे मुल्क में हुआ है, मैं समझता हूँ सबसे पहले रियासत, उसके बाद सियासत। अगर रियासत है तो फिर सियासत है। ये जो बदतरीन वाकया हुआ है इसकी हम सब पुरजोर मजम्मत करते हैं। अब इन सब रहनुमाओं में से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बैरिस्टर अली जफर का है कि वो इमरान खान के वकील भी हैं, उनके केसेस को अदालत में कंटेस्ट भी करते हैं। वो क्या कह रहे हैं 9 मई के वाकयात से मुतालिक, जरा वो भी आपके सामने रखता हूं। आप जिना हाउस को छोड़ दें, मैं कहता हूँ किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी लाइट को भी तोड़ना मेरे लिहाज से बिल्कुल गलत है। आप टेस्ट को एक तरह से अपनी राइट को आप नफ़ी कर रहे हैं उसकी। और ये बात आपने खान साहब से भी कही? मैंने बिल्कुल मेरे मैं तो बड़ा इस पर क्लियर हूँ। सही है, मुझे इस पर कोई दो राय नहीं है। अब बैरिस्टर अली जफर ये कह रहे हैं कि मेरी कोई दो राय नहीं है। अब खान साहब की क्या दो राय है, क्यों रविश इख्तियार किए हुए हैं, इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। सवाल यह है कि क्या इन वाकयात की मजम्मत करना ही काफ़ी होगा? क्या सिर्फ मजम्मत करने से रियासती इमलाक को नुकसान पहुंचाना जस्टिफाई हो सकेगा? क्या सिर्फ मजम्मत से रियासती इमलाक और हमारे जाओ जलाल को की निशानियां वापस मिल सकेंगी जिसको रऊनत के साथ बर्बाद किया गया, या फिर उनमें इन वाकयात में शामिल अफराद के साथ वही सलूक करना चाहिए जिसका जिक्र मुनहरिफ रहनुमा पीटीआई फैसल वोडा कर रहा है? अभी तो तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से, बदनसीबी से दूसरी एमक्यूएम बनने जा रही, बल्कि वहां तक पहुंच गई। जो एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन हुआ था, उस दोहराए पे तो इमरान खान साहब और उनकी सियासत को ले आए हैं कि ये जो बेगैरत है, बच्चों को, माँ बहन बेटियों को, गरीबों को गुमराह किया है और गुमराही के तौर पे आग लगवाई है, इन बेगैरतों को कड़ी से कड़ी सजा ऐसी दी जाए कि जो इबरत का निशान बने और कोई भी आदमी किसी मासूम बच्चे बच्चियों से कौम की ना खेल सके। फैसल वोडा कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ दूसरी एमक्यूएम बनने जा रही है। क्या वाकई पीटीआई बैन होगी, कलअदम करार दे दी जाएगी? बात करेंगे। इस वक्त मुशीर बराए कानूनी अमूर जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, खासतौर पर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तौर पर भी काम करते रहे कुंवर दिलशाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कुंवर दिलशाद साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज निगरान वज़ीर आला पंजाब की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकात हुई है और बताया जा रहा है कि शवाहिद सामने रखे गए हैं कि किस तरह दहशतगर्द इस सारे वाकयात के अंदर मुलव्विस थे। क्या पीटीआई को बैन करने की तैयारी? नहीं, असूली तौर पर देखो जी, कालदम करार देने के जो इख्तियारात होते हैं वो वफाकी हुकूमत के पास है। वफाकी हुकूमत जो है वो आइन के आर्टिकल 17 के तहत किसी जमात को भी कालदम करार दे सकती है अगर ये साबित हो जाए कि वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है या फॉरेन फंडिंग में मुलव्वस है या उनकी जो उनकी पार्टी की सरगर्मियाँ जो हैं वो बहुत दुश्मन अनासर पर मुश्तमिल हो चुकी है। तो ऐसी पार्टी के बारे में वफाकी हुकूमत जो है वो उस पार्टी को कालदम करार दे सकती है और इसी आइन के आर्टिकल 17 के तहत तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को, वफाकी हुकूमत को, वज़ारत दाखिला को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो रेफरेंस दायर करना होता है और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो ही उसको रेफरेंस को अगर मंजूर कर लेती है या उसको तस्दीक कर देती है या हुकूमत के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लेती है
तो फिर वो पार्टी कलअदम करार दी जा सकती है। और जो ही वो पार्टी कलअदम करार दी जाएगी उसके तमाम कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, तमाम मेंबरान बशमूल सेनेट वो जो है वो कलअदम हो जाएंगे। पार्टी के दफातर पर जो है हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको सीज कर देगी और तमाम बैंक अकाउंट जो है वो बंद तमाम सीज कर दी जाएगी। वो तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले आने के बाद होते हैं। और जब किसी जमात को आप कलअदम करार दें, ये तमाम आईनी और कानूनी जिम्मेदारी जो है वो वफाकी हुकूमत की है। वफाकी हुकूमत किसी जमात को भी कलअदम करार दे सकती है। अब जो मौजूदा सूरत हाल हुई है, जब पूरे मुल्क में आग लगाई गई है और हमारी अस्करी तरतीबात पर हमले किए गए हैं, उस पर भी हुकूमत पाकिस्तान जो है वो भी कोई रास्त कदम उठा सकती है। और मैंने कल खुद, मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे कल मैं गया हूँ, मैंने जिना हाउस देखा है, कमांडर हाउस देखा है, तो जिस अंदाज से तबाह बर्बाद किया, नजर आतिश किया गया, मस्जिद भी उन्होंने जला कर राख कर दी जो अंदर की मस्जिद थी। तो इन हालात को देखते हुए उसके बाद एम आलम का वो जहाज जो पाकिस्तान की वहादत सलामती की अलामत था, उसको भी नजर आतिश कर दिया। बिल्कुल काबिल मुज़ब्बत है। कोर दिलशाद साहब, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने नाम और लोगों के साथ रजिस्टर होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, तो इंतखाबी निशान उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर होता है, पॉलिटिकल पार्टी का नेम और तमाम कवायद इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं। इलेक्शन कमीशन का क्या रूल है, और क्या ये खबरें कि हुकूमत पंजाब ने इंफॉर्मेशन शेयर की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, ये खबरें दुरुस्त नहीं है? नहीं, मुझे इसके बारे में तो इल्म नहीं है, लेकिन बहरहाल चूंकि बहरहाल ये आपस में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, फैसले हुकूमतों के दरमियान, हुकूमत के दरमियान अगर कोई मशावरत की गई है, इसका मैं इसे मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन मैंने तरीका बता दिया, अगर किसी पार्टी को कलअदम करार दिया जाएगा या दिया जा सकता है तो ये वफाकी हुकूमत की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। और आईनी और वफाकी हुकूमत भी जो है इस पर कदम उठाने की मिजाज है। लेकिन बाकी अगर किसी तरीके से कोई मशावरत हो सकती है, ये मशावरत हो जाएगी तो बुलादा मामला होता है। लेकिन आप कानून आईनी तौर की जो है इख्तियारात वो वाकई तो तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए सोच विचार हो रही है? क्या सवाल है आपका? कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए सोच विचार हो रही है? नहीं, इसके बारे में वफाकी हुकूमत का ये मानूंगी जो है ये मैंडेट है, ये वफाकी हुकूमत का मैंडेट होता है। सूबाई हुकूमत तो अपने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल। चले, आपका एनालिसिस क्या है कुंवर दिलशाद साहब? मतलब पहले भी, आज से माजी में भी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी टूटी तो आपको पता है कि उसमें से एक नई जमात निकाली गई, नून लीग के अंदर से भी, यानी फिर खास तौर पे MQM का हवाला दिया जाता है। रिसेंटली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दिया गया। माजी में ये सब कुछ होता रहा है। फिर नेशनल पार्टी की एग्जाम्पल हमारे सामने है। क्या एट दिस पॉइंट इन टाइम पॉलिटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एलिमिनेट किया जा सकता है इस तरह से कि उसको बैन करार दे दिया जाए? तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने का वफाकी हुकूमत का ही मैंडेट है, लेकिन तहरीक इंसाफ वैसे ही टूट फूट गई है। तहरीक इंसाफ की बड़ी बड़ी अहम शख्सियात जो हैं वो उससे अलहदी इख्तियार कर रहे हैं। इसके बाद पार्टी के अंदर जो है इंतशार पैदा हो गया है और अंदर के अंदर पार्टी में कहा जा रहा है कि आपने जो जिस अंदाज से पॉलिसी इख्तियार की गई है तो वो खुद ही पार्टी के लोग जो है उसके साथी को पास साथ छोड़ रहे हैं। तो ये खुद पे कोई नई पार्टी बन सकती है। तो इलेक्शन में जो है वो भी कंटेम्प्ट लगाने की सजा दे सकता है। और पार्टी की चेयरमैनशिप हटाने के बारे में हाईकोर्ट में भी केस जेर समाअत है कि चूंकि ये नाअहल करार दिए जा चुके हैं तो इलेक्शन में पाकिस्तान को आर्टिकल 6031 के तहत, तो इसी लिहाज से इनको जो पार्टी की सरबराही से भी हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए। ये तो हाईकोर्ट में भी केस जेर समाअत है और कई मामलात में इलेक्शन पाकिस्तान को फॉरेन फंडिंग केस में भी इनको जो है इनकी पार्टी का सिंबल वापस दे सकता है। ये तमाम इख्तियारात तो इलेक्शन में पाकिस्तान के पास है आईन और कानूनी तौर पर, लेकिन हमारी अदालतों ने इलेक्शन कमीशन को महफूज किया हुआ ना। जब भी इलेक्शन में पाकिस्तान फैसला करता है तो कंटेम्प्ट के बारे में हो या कोई मामला भी हो, इमीडिएटली उनको जो है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को अपना कलअदम करार दे देते हैं या सस्पेंड कर देते हैं। तो हमारी अदालतों को अभी चाहिए ना कि मुल्क के जो सूरत हाल पैदा हुए, कोई आईनी इदारा कदम उठा रहा है वो आप उसके बारे में जरा आईन और कानून को देखते हुए अपने फैसले करें। जैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़ा अहम रिमार्क्स दिए हैं कि आइन के साथ साथ हमें जमीनी हकायक को भी देखना पड़ता है, हालात क्या हैं। ये बड़ा कुछ है उन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इशारा दिया है
कि अब अगर आइन को देखें तो साथ साथ बाकी हालात को भी देखें ना, मुल्क के अंदर क्या हालात पैदा हो रहे हैं। तो जो ड्यू प्रोसेस वैसे कुंवर दिलशाद साहब आप बता रहे हैं उसमें तो फिर ये अल्टीमेटली कोर्ट के पास ही जाएगा ना मैटर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डिसाइड करना है। वफाकी हुकूमत ये रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट को भिजवाएगी, वो अगर फैसला करता है तो फिर इलेक्शन कमीशन इसको डी नोटिफाई करेगा, तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। तो इसका मतलब प्रैक्टिकली बैन करना तो बड़ा मुश्किल है ना एट दिस पॉइंट इन टाइम तहरीक इंसाफ को। नहीं वजारत दाखिला के पास मुकम्मल सबूत मौजूद है और पार्टी को पहले करारदाद करार दे दें और करारदाद करार देने के बाद वो 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफर भिजवा दें और सुप्रीम कोर्ट फैसला करते करते जब तक फैसला नहीं आता वो पार्टी तो करारदाद में करार दी जाएगी ना। लेकिन आजकल तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तेजी से फैसले आते हैं सर। इलेक्शन को तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करने की मजाल है। जो ही वो रेफरेंस जाएगा तो रेफरेंस जाने के 30 दिन के अंदर अंदर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करने की मजाल आइन के आर्टिकल 17 में मुकम्मल डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इमरान खान साहब की को जमानत देता है और फिर नामालूम और मालूम मुकदमात के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उनको एक ब्लैंकेट रिलीफ दे देती है, तो वहाँ ये एक्सपेक्टेशन कि सुप्रीम कोर्ट बैन कर देगी या उस फैसले को जो वफाकी हुकूमत अगर इन केस करती है उसको इंडोर्स करेगी, ऐसा तो कम ही दिखाई देता है। आपका कोई कॉमेंट इसके ऊपर कुछ ब्रेक लेनी है कुंवर दिलशाद साहब? नहीं, जब देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी तो हालात का जायजा ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान को नजर आतिश होते हुए देख चुकी है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी। और मुझे बड़ा हैरानी होती है कि जो हमारे जजेस जो रिमार्क देते हैं वो अजीब उनकी मंतक में समझ में नहीं आती। अच्छा तंजिया अंदाज में कहते हैं अच्छा और तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो गया है। तो ये भी जरा कंडक्ट का ख्याल रखें ना। हमारी हाई कोर्ट जो है वो भी अपना जो ज़ाब्ता इखलाक बनाया हुआ है उनके रूल बिजनेस के तहत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए एहतियात का दामन ना छोड़े। जैसे कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बड़ी वजाहत पेश कर दी ना, मैं तो मेरी आदत है हर एक को खुश आमदीद कहता हूँ, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी वजाहत की। हमें मुझे ब्रेक लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मुशार और मुशीर कानून और पार्लिमानी अमूर हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ईरानी सदर इब्राहिम रईसी दौरे पाकिस्तान में हैं। एक अहम मनसूबे का इफ्तिताह भी आज हुआ है। खित्ते में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बहुत बड़ा मसला ईरान और सऊदीया के दरमियान एक कशमकश थी जो चीन की मीडिएशन के साथ बिलाखिर हल हो गई है। दोनों की किसी न किसी मुल्क में बिलावास्ता लड़ाई रहती थी, अब हल हो गई है। और पाकिस्तान के लिए ईरान सऊदीया ताल्लुकात में बैलेंस रखना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो अब दिखाई नहीं दे रहा। अब दोनों की जो चीन ने सुलह कराई है, मीडिएशन हुई है, उससे पाकिस्तान की दिक्कत भी हल हुई है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। आज ही ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात हुई है और आज मंदपशीन सरहदी मंडी और पुलान गप्त इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह हुआ है, जो शायद आज से कुछ अर्सा पहले मुमकिन ही नहीं था। ऐसी एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान अब रूस के करीब हो रहा है। बहुत जल्द पाकिस्तान में रूसी तेल भी दस्तयाब होगा। इस हवाले से अमरीकी या अरब प्रेशर अब मौजूद नहीं है। सीपैक के रूट और तातुल का शिकार मंसूबे बहाल हो रहे हैं। गुज़श्ता दिनों चीनी और अफगान वज़राए ख़ारजा की पाकिस्तान आमद से वाज़ेह हो गया था कि पाकिस्तान ने चीन के ब्लॉक में जाने का फ़ैसला कर लिया है। किसी ब्लॉक में शामिल होने का मतलब तरजीहात होती है और दुश्मनी नहीं। सबसे पहले अपना मफाद देखा जाता है। लेकिन दूसरी जानिब अमरीकी कैंप भी पाकिस्तान में पूरी तरह से नजरें गाड़े हुए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल सियासी इंतशार से निकलकर जलाओ घिराव की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। यही वजह है और यही वो खेल है जो अमेरिका कई दहाइयों से खेल रहा है, यानी मुल्क को इसके अंदर से तोड़ा जाए, अवाम को उसकी फ़ौज के सामने ला खड़ा किया जाए, मुल्क को माशी दलदल में धकेल दिया जाए और फिर बेल आउट के नाम पर उसकी आज़ादी छीन ली जाए। अब जरा गौर करें कि ज़ल्मी खलीलजाद की ट्वीट का क्या मकसद था। और आज पाकिस्तान की सूरत हाल पर अमेरिका के 60 अरकान कांग्रेस ने एंटनी ब्लिंकन को खत लिखा है। खत में पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार और इंसानी हुकूक का एहतराम यकीनी बनाने के लिए दबाव डालने का मुतालबा किया गया है। इस खत को अगर गौर से देखें और अमेरिका का माजी देखें तो समझ में आता है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से लेकर इराक, लीबिया और शाम में भी जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिफाजत के लिए हमला किया था और आज इन ममालिक को कब्रिस्तान बना दिया है। यही खेल, यही स्क्रिप्ट अब पाकिस्तान पर आजमाने की तैयारियां हैं।
सवाल ये कि जिस अमेरिका से आपने आज़ादी लेनी थी वही आज आपका सबसे बड़ा खैरखा कैसे बन गया है, क्योंकि इमरान खान साहब लॉबिंग अमेरिका में कर रहे हैं। वो पोल जो इस वक्त हमारे मुखालिफ है, काउंटर है, और हम दूसरे पोल में जाने की बात कर रहे हैं। अमेरिकन पोल से इमरान खान साहब हेल्प ले रहे हैं और उनके सेनेटर्स को जाके कह रहे हैं कि अपने जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं उनको ख़त लिखे, प्रेशराइज करें कि पाकिस्तान में इंटरवीन करें। गुज़श्ता 4 साल तक आप CPEC प्रोजेक्ट रोक कर किसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे, क्यों उसको रोकते रहे। सवाल यह भी है कि करप्शन केस में गिरफ्तारी के बाद सारा मलबा फौज पर कैसे डाल दिया गया, अवाम और फौज के दरमियान नफरत की क्या मंतक थी। और सवाल तो यह भी उठता है कि लीबिया और शाम की तर्ज पर इनकलाब की आड़ में इंतशार कौन फैला रहा है। यानी आज जब पाकिस्तान में डेवलपमेंट की बात हो रही है, रीजन बड़ा चेंज आ रहा है, ईरान पाकिस्तान के करीब हो रहा है, सऊदी अरब और ईरान के माबैन मीडिएशन हो चुकी है, हम चीन और रूसी पोल में जाने की, ब्लॉक में जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में इमरान खान साहब अमेरिका से जो मदद मांग रहे हैं, क्या वतन अजीज़ के लिए जस्टिफाई होगी या नहीं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।